इंडी अलायंस, सो वो कहाँ स्टैंड करता है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो स्टैंड करता है। नीतीश कुमार थे, कहाँ है इस समय? वो जा चुके हैं, यस। अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस का 14 का अलायंस है, इस समय 14 लोग किधर है? और क्या देखकर वोट देगी जनता को? जनता सब जानती है किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। और इंडिया अलायंस था ही नहीं। भारतीय जनता का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय पहले फिर पार्टी है, पार्टी हमेशा लास्ट में रहती है। देखिए, हेलो गाइस, और आज के पॉजिटिव टॉक्स में हमारे साथ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, सोशल एक्टिविस्ट है और मीडिया पैनलिस्ट है, पब्लिक स्पीकर है। उन्होंने ऐसे कई चर्चित केसेस भी लड़े हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और वो हाल ही में बीजेपी के सोशल मीडिया और लीगल एडवाइजरी हेड भी बने हैं, और वो है आशुतोष दुबे जी। तो वेलकम आशुतोष दुबे जी पॉजिटिव टॉक्स में। थैंक यू। आपकी केसेस के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, बहुत इंटेंस केसेस है, तो सबके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपकी जर्नी, आप लॉयर से आप बीजेपी तक पॉलिटिकल पार्टी में कैसे पहुंचे, आपकी पूरी स्ट्रगल के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे एक्चुअली वकील नहीं बनना था। मेरा पहले से शौक रहा है कि एक्टर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, और मैंने एक्टिंग भी बहुत जगह की है। ओके। जैसे कि क्राइम पेट्रोल हो गया, झांसी की रानी, ZTV। तो एक पल ऐसा आया जहाँ पर मेरी मॉम मेरे साथ बैठी हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना का एक सपना था कि अपने पूरे खानदान में एक वकील चाहिए। ओके। और उनका सपना है साकार किसी ने किया नहीं अभी तक, ना तो वो खुद लॉयर बन पाए। ओके। और वो ऐसा चाहते हैं कि तुम लॉयर बनो। तो मैं सारे सपने पीछे छोड़कर नाना का सपना साकार करने के लिए मैंने लॉ किया, एडवोकेट बना। और उनके आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से आज मेरी जर्नी, जो वकील की जर्नी है, अच्छी चल रही है। और फिर मेरा बीजेपी में ज्वाइन होना, ये वो कैसे हुआ? मतलब लॉयर से अपने बीजेपी, मतलब बीजेपी आप सोशल मीडिया के इसमें काम करते हो, तो उसमें आपका कैसा इंट्रोडक्शन हुआ? जब मोदी की लहर आई थी, जब 14 में 2014 में, तो उस वक्त मैं छोटा था, मतलब स्कूल ऐसा। तो उस वक्त कॉलेजेस में जाने के बाद जब अचानक मोदी 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 होने लगा, तो मेरे को ऐसा अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि क्या चीज़ होता है, मुझे भी थोड़ा सा ही जानना चाहिए। मोदी मोदी इतने क्या है, तो मोदी जी के बारे में जानना चालू किया। एक स्वयं सेवक थे वो, और उन्होंने RSS थे, और उन्होंने देश के लिए बहुत बहुत सेवाएं की हैं। उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिला। तो मैंने तालुका में ज्वाइन किया पहले, डहाणू तालुका। फिर डहाणू तालुका में सेम लीगल एडवाइजरी में था मैं, सोशल मीडिया लीगल एडवाइजर। फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में मुझे लिया गया। डिस्ट्रिक्ट में मेरे काम अच्छे देखते गए, सब लोग देखते गए। फिर मुझे प्रदेश से एक दिन अचानक ऐसा ऑफर आता है कि आप आ जाइए प्रदेश में, आपका जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो अभी डिस्ट्रिक्ट या फिर तालुका लेवल नहीं रहा है, आप प्रदेश वाले अभी बनने जा रहे हो। ओके, प्रदेश इन द सेंस आप स्टेट की बात कर रहे हो। यस। तो ये मेरी लॉयर से लेकर पॉलिटिकल जर्नी। सो फिर ये जो पालघर केस है, वो आपका एकदम पॉपुलर केस है। वो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत चर्चा में था, मीडिया में था, और जब बीजेपी तब अपोजिशन में थी, तो उन्होंने भी महाराष्ट्र के असेंबली में उसे बहुत लाउडली उस चीज़ को कॉल आउट किया था। सो उसमें आपने कुछ BL फाइल किया था, और किस तरह से वो जर्नी थी, क्या आपको उसमें फेस करना पड़ा? देखिए, पहले से ना मुझे हिंदुत्व के लिए लड़ने का बहुत शौक था। एक मेरा लॉयर बनने का मकसद ये भी था कि मुझे हिंदुत्व के लिए लड़ना है। और जब मैं लॉयर बना तो मेरा इनिशियल स्टेज चल रहा था, और उस वक्त ऐसा सुनने में आ रहा था कि पहले से ही 4 की 5 PL ऑलरेडी सब डाल चुके हैं। और उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। और देखा जाए तो मैं रहने के लिए पालघर वासी हूँ, जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था। और वहाँ पर रहकर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मेरे अंदर से एक अलग सी बेचैनी हो रही थी कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं शांत क्यों बैठा हूँ। फिर अचानक दिमाग आता है कि इस पर कुछ करना चाहिए। मैंने मेरे सीनियर्स से कांटेक्ट किया, उनसे विचार विमर्श किया क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि PI डालो, कुछ कहे कि धरने पर उतर जाओ। उस समय उद्धव की सरकार चल रही थी। उद्धव ठाकरे। फिर उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने सोचा कि चलो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हैं, जनहित याचिका। लेकिन उसके लिए मुझे कोई पिटिशनर चाहिए था।
तो मैं वो ढूंढना शुरुआत किया। तो राष्ट्रीय विद्वत परिषद करके एक दिल्ली में है, ओके। उन्होंने मुझे संपर्क किया कि आपका नाम मैंने पता किया सोशल मीडिया से, आप हिंदुत्व रिलेटेड चीज़ों पर लड़ते हैं केसेस, हाँ। तो क्या आप ये पीएल लड़ेंगे क्या? और जो मैं सोच रहा था वो मेरे को मिल गया। ओके। मैंने कहा ठीक है मैं लड़ूंगा, और मैंने जो पीएल डाला था ये प्रो बोनो था। मैंने इसमें कोई भी पैसे नहीं लिए। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1.5 महीना सिर्फ ड्राफ्टिंग में गया, फाइलिंग करते करते 2 महीना गया। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, इसको रिजेक्शन किया गया। उनके जितने भी हाई कोर्ट के ऑब्जेक्शंस थे उसको हम फुलफिल किए, और एट द एंड ये पीएल दाखिल हो गया। सो जो पालघर की जो कहानी है, जो साधु के साथ जो हुआ है, उसके बारे में आप बता सकते हो, जो हमारे ऑडियंस को पता चले कि वो स्टोरी क्या थी प्रॉपर्ली? देखिए, अगर स्टोरी आप उसके तह तक जानना चाहते हैं तो लोगों की अपनी अलग अलग स्टोरी है। ओके। और अलग अलग एजम्पशंस है। लोग आजकल वायरल होने के बाद चीजें अपने आप कहानियां बनाना चालू कर देते हैं। हाँ, रूमर्स। अक्सर हुआ क्या था कि वहां पर एक बच्चा चोर का अफवाह फैला हुआ था पहले से, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, कोई बच्चा चोरी करता था नहीं। और जो ये पालघर एक एरिया है, ये एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा हब है। अच्छा। वहाँ धर्मांतरण इतने जोरों से फैल रहा है कि उतने जोरों से कोरोना वायरस भी नहीं फैला था। लोग आते हैं, उनके मजबूरी का फायदा उठाते हैं और धर्मांतरण के जाते हैं। और उनके ब्रेन वॉश में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भगवा वस्त्र पहने हुए इंसान को देखो तो उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। उस वक्त कोरोना वायरस का समय था। तो सारे जगह लॉकडाउन था, हाईवेज बंद थे, सब बंद था। यस। 2 साधु उनके ड्राइवर के साथ जा रहे थे किसी अंतिम विधि में। हाईवे से जाते समय जब उनको रास्ता बंद दिखा तो गांव से एक एंट्री जाती है जहां से शॉर्टकट होकर उनका वो रास्ता पूरा हो जाता। ओके। तो उन्होंने वो रास्ते से एंट्री ली। और पहले से ही उस समय अफवाह था कि बच्चा चोर बच्चा चोर। और उनके नजर में बच्चा चोर कौन, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अच्छा। वो जाते हैं भगवा कपड़ा पहने हुए। ओके। भगवा इज द मेन इशू। अच्छा। जहाँ भगवा है वहां सबको दिक्कत है। अब सब कौन है आप समझ रहे हैं। हाँ। दिक्कत ऐसा हुआ कि जैसे ही वो गांव में एंट्री मारते ही लोग उनके आजू बाजू गाड़ी रोककर जमा हो जाते हैं, उनको गाड़ी में से निकालते हैं, उनकी लिंचिंग करते हैं, पूरी तरह मारते हैं। मारने के बाद वहाँ पुलिस भी रहती है। पुलिस आप देखेंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ तक कि पुलिस भी लाचार थी। ना पुलिस कुछ कर पाई, ना मोब कुछ कर पाया। आखिरकार साधु मर गए। और अगर एक चीज का मैं बात बताऊं तो अभी तक किसी ने ये चीज बताया नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके एक लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका नाम अभी कुछ दिनों में आप सुन लेंगे खुद। ओके। उनका इन्वॉल्वमेंट आज तक किसी ने दिखाया नहीं। अच्छा। उनका किस तरह से जब वो आए थे, जब वो वहाँ पर आए थे, वहाँ पर अचानक जो मॉब थी वो एकदम जोश में आ जाती, दादा आले कि भाई आ गए। वो भाई कौन था और वो भाई आने के बाद इतना लोगों में जोश क्यों बढ़ा, आज तक उसका किसी ने ना तो पता लगाया, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। लेकिन अब होगा, पहले नहीं हुआ। तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अच्छा। अब ईडी की सरकार है। ईडी मतलब समझ रहे हैं? हाँ। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। हाँ। अब सब होगा। ओके। अब इसका रिजल्ट अब थोड़े दिन में देखेंगे। सो बट जब उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार थी तो उनके टाइम में क्यों कुछ नहीं हो रहा था? मतलब क्या, कहाँ से वो कम पड़ रहे थे, या वो व्हाट वाज द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय देम? तब मैंने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था और लॉकडाउन था, हमारा भी कानूनी क्षेत्र थोड़ा बंद हो गया था। उस समय सब घर पे रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखते थे ना, तो अनिल देशमुख जी थे उस समय, हाँ, होम मिनिस्टर थे जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पालघर साधुओं को किसी ने भी कम्युनल एंगल देने की कोशिश की तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कईयों के ऊपर हुई। उस डर की वजह से लोग चुप बैठे थे। अच्छा। लेकिन मैं चुप नहीं रहा। अगर आप मेरा जर्नी उठा के देखेंगे, जब पालघर साधु लिंचिंग हुआ तब से लेकर जब तक उद्धव ठाकरे सरकार थी तब तक, और बीच में पालघर में बीचों बीच खड़ा रखकर पिछले 2022 के हनुमान उत्सव के दिन मैं पालघर साधुओं को न्याय कब मिलेगा, कोर्ट से भी हताश हो गए तब मैं ये सब किया हूँ। वो बैनर लेकर रास्ते पे खड़ा रहा हूँ और मेरे आजू बाजू ऑलमोस्ट 5 से 6 हजारों की भीड़ थी। ओके। उस वक्त मैं इतना लड़ा हूँ, अब तक लड़ाई चालू है
और अभी फिलहाल में हमारे DCM हाँ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि पालघर साधु पे बहुत बड़ा एक्सपोजर आने वाला है। अच्छा तो हमें बस उस चीज का इंतजार करना है। तो कब तक आएगा, कब तक लोगों को पता चलेगा वो? थोड़ा चीज सरप्राइज भी होना चाहिए। उद्धव अच्छा। ठाकरे की में इतने इंतजार कर लिया ना, तो ये भी थोड़ा वेट करना चाहिए। सो मतलब ये बीजेपी का हमेशा स्टाइल होता है कि इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ नहीं, चीजें बाहर आती है, तो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोगों का मिसकंसेप्शन है और नैरेटिव भी आप बोल सकते हो। हाँ एक अलग से नैरेटिव सेट कर दी गई है कि ओके अगर ऐसा रहता तो राम मंदिर एक जुमला ही रह जाता उन लोगों के अनुसार, हाँ ऑफ कोर्स 370 एक जुमला ही रह जाता उनके अनुसार। हमने बोला है तो करके भी दिखाया है। हाँ यही बीजेपी की खासियत है। सो ये पालघर के साथ अपने और भी कई केसेस लड़े थे। जैसे अपने सब्यसाची और कुणाल कामरा के अगेंस्ट भी शायद सुप्रीम कोर्ट में आपने जी नहीं, सब्यसाची मुखर्जी को तो मैं सोशल मीडिया पे एंड अप उसका हो गया स्टोरी। ओके बात रही कुणाल कामरा की, तो कुणाल कामरा ने कोई स्टेटमेंट दिया था हाँ सुप्रीम कोर्ट और एक ब्राह्मण और बनिया कम्युनिटी को मिक्स करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके खिलाफ मैंने इंटरव्यू इन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाला था। ओके और आज भी वो कोर्ट में चल रहा है। अगर तब के बाद से आज तक देखेंगे कुणाल कामरा का कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हाँ वो शांत है। और सब्यसाची की बात रही तो उन्होंने एक मंगलसूत्र का ऐड किया था, जिसमें अर्धनग्न महिलाओं को मंगलसूत्र पहनाकर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था। अब मंगलसूत्र अपने आप में ही बहुत पवित्र चीज है। उसमें जो काला धागा काला मणि रहता है और बाकी और भी चीजें जो रहते हैं वो शिव और पार्वती के प्रतीक है। आप इतने पवित्र चीजों को आप ऐसे एडवर्टाइज करेंगे तो ये हमारे संस्कृति और हिंदू धर्म का अपमान है। मैंने उस पर कॉग्निजेंस लिया, मैंने लीगल नोटिस भेजा और विद इन 24 आवर्स ओके उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट करके सोशल मीडिया पे माफी मांगी है। सो अब इतने सारे टॉपिक्स पे आप मतलब जो गलत हो रहा है उस चीज़ पे आप आवाज़ उठाते हो, तो कैसे आपको ये एनर्जी मिलती है या कैसे आप मतलब उस चीज़ को फिगर आउट करते हो कि इस पे अभी मुझे आवाज़ उठानी है? तो कब से ये अंदर आपके अंदर जोश है? वो मैं ये भी बोलूँगा कि ये आपको बहुत बैकलैशेस भी आते होंगे, बहुत थ्रेट भी आते होंगे, थ्रेट आते हैं, ट्रोलिंग आते हैं। हाँ तो वो भी एक बहुत आपके जान के लिए भी शायद इशू हो सकता है। बीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मुझे सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन भी दिया गया था। अच्छा मैंने उसको ठुकरा दिया है क्योंकि अभी उतनी नीड नहीं है। अभी हमको सिर्फ सेवा करना है। हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बाकी जो होगा भगवान भरोसे। हाँ और रही बात मैं मेन मुद्दे बता, पूछे एनर्जी कैसे आती है। आपने 2014 के पिछली जर्नी देखी होगी, 2014 के बाद की जर्नी देखी होगी। 2014 के पहले अगर आपने लोगों को देखा होगा तो लोग उतने धार्मिक नहीं थे, ना तो धर्म के प्रति किसी को उतनी सद्भावना थी। लोग सिर्फ दारू पीना, नशे करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, होटल्स, मनाली, शिमला, इन चीजों में ज्यादा विश्वास करते थे। वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, सेक्युलरिज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। 2014 के बाद जो अचानक बदलाव आया है, मंदिरों में जाना, मंदिरों का प्रचार प्रसार करना, धर्म के प्रति जागरूक होना, ये 2014 के बाद ही हुआ है। और वो एनर्जी में मुझे उसी से मिली। सो एक मैं आपको बता, आपने जैसा कहा कि 14 के बाद एक प्रचार प्रसार बढ़ गया है, एक यूथ में एक ऐसी मेंटालिटी है कि नरेंद्र मोदी जी लीडर से ज़्यादा एक बहुत बड़े मार्केटियर है। उन्हें पता है कि किस तरह से चीज़ें, हाल ही में अभी कल की ही बात अगर आप ले लो तो उन्हें पता है कि यूथ को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, इसलिए उन्होंने नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नेशनल अवार्ड शुरू कर दिए। सो ही नोज किस तरह से डायरेक्शन देना है, किस तरह से किस जगह पे आपको पॉइंट रखना है। लक्षद्वीप का आप चीज़ें देख लो, वो इकोनॉमिकली भी वहाँ पे ज़रूरत था, तो उस तरह से उन्होंने वो रील की। देखो आप माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और एक तरफ आप राहुल गांधी जी को रख लीजिए। ओके प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं ना, आपने लक्षद्वीप की बात की, अकेला इंसान लक्षद्वीप पे बैठकर मालदीव्स को हरा दिया, मालदीव्स का नामो निशान मिटा दिया। अभी वो बैंक्रप्सी में आ गई है वो कंट्री। जो इंसान एक जगह पर बैठकर बिना कुछ किए सिर्फ एक फोटो खिंचाकर मालदीव्स का नामो निशान मिटा सकता है ना, वो क्या कर सकता है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अपोजिट में राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या कर रहा है? कॉमेडी एंटरटेनमेंट के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। और अपने आप को आज भी युवा बता रहा है।
तो भाई फर्क है, आप बोल ही नहीं सकते, उदाहरण इनका तुलना ही नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो मोदी जी एक फोटो पे इतना वायरल करते हैं, उसके पीछे की जो टीम है, उसके पीछे आप जैसे जो सोशल मीडिया के जो एडवाइजरीज है, हेड्स है, जो काम कर रही और जो मशीनरी लगी है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट? नहीं, यहाँ भी मैं पूरा श्रेय मोदी जी को ही देना चाहूँगा। ओके। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता हैं जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बाकी तो सब जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है उनका हम उनके राह पर ही चल रहे हैं बस। सो अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, जो बहुत बड़ा, हर जगह आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग 400 का पार। सो आपको क्या लगता है, मतलब क्या होगा, ये नरेट होगा पूरा 400 का मार्क, कि व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? तो अभी देखो, आपके सवाल में तर्क है। आपने किसके बारे में पूछा? बीजेपी के बारे बीजेपी के बारे में पूछा। पूछना होता तो आप कांग्रेस के बारे में पूछ सकते थे, ऑफ कोर्स। कि उनका होगा कि नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार 400 पार होगा, और इस बार होगा। ओके। आप लिख कर लो। सो बीजेपी का जो वर्क फोर्स है, जो काम है, जो मिनिस्टर्स जो काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो 10 साल में जो काम हुआ है, उसमें सबसे बेस्ट काम से आपका क्या व्यू है बीजेपी की तरफ, या जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ? देखिए, अगर आपको मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल तो कई हैं, लेकिन एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। नितिन गडकरी जी को ले लीजिए। वाह। रोडवेज में उन्होंने जितनी डेवलपमेंट की है ना, उसका 1% भी कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में नहीं किया। जितना 2014 से आज में हुआ है, उतना 1% भी कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट एग्जाम्पल है नितिन गडकरी जी का। ये बीजेपी कर रही है, बीजेपी के मिनिस्टर्स कर रहे हैं। नितिन गडकरी की जब आप बात करते हैं, तो नितिन गडकरी का भी अभी जो एक बहुत ही हाल ही में कंट्रोवर्सी हुआ था कि उनके किसी क्लिप को लेके किसी ऑपोजिशन पार्टी के शायद किसी लोगों ने उसे वायरल किया था, एंड वो गलत था, कुछ गलत चीज़। जी जी तो जी। वो केस क्या है, उसके बारे में कुछ आपने बताया? देखिए क्या रहता है, कांग्रेस का सीधा और सिंपल एक ही नैरेटिव है कि किसी भी चीज़ों को मिसकोट करके सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, ताकि उनके पब्लिक उस चीज़ को आगे भेजते रहे। राहुल गांधी भले भारत जोड़ो आंदोलन कर ले, चाहे सोशल मीडिया पे नैरेटिव फैला ले, वो भी फेक। आपने वीडियो को शायद पूरा नहीं देखा। वीडियो आप पूरा देखते हो, शायद इस क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहता यहाँ पर। ओके। पूरी वीडियो में जो स्टेटमेंट है, वो महात्मा गांधी जी से शुरुआत की गई है कि उनके कार्यकाल में कैसा चीज था, अब कैसा है। वो वाला चीज काट कर, एडिट कर कर, आधी चीज मिसकोट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई है। आपने अगर देखा होगा कि उनके लॉयर और हमारी टीम, सोशल मीडिया लीगल एडवाइजर टीम, दोनों ने ही लीगल नोटिस भेजा है कांग्रेस पार्टी को। ओके। और उसका परिणाम भी वो देख लेंगे। जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ हम खड़े हैं। सो अभी यू आर नाउ हेड ऑफ सोशल मीडिया लीगल एडवाइजरी का डिपार्टमेंट में। सो ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, मतलब इनके पीछे जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? देखिए कैसा रहता है कि ये टीम स्पेशली इसलिए बनाई गई है कि आपने अगर पूरा पोजीशन का नाम सुना होगा, सोशल हेड ऑफ सोशल मीडिया लीगल एडवाइजरी टीम। हाँ, लीगल एडवाइजरी डिपार्टमेंट ये काम ऐसा करता है, सोशल मीडिया पे हिंदुत्व रिलेटेड बीजेपी के लीडर्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स या फिर किसी पर भी आउटरेज होता है जब, हाँ, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें किसी की राह देखनी पड़ती थी। ओके। कि कोई करेगा, कोई एक्शन लेगा, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इतने सारे लॉयर्स है क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे इतने सारे पॉलिटिशियंस है उनकी इतनी पावर है क्यों कुछ नहीं कर रहा है। तो उनके लिए अलग से टीम बनाई गई है। ओके। कि अब जहां भी आउटरेज दिखेगा, हमारी टीम खड़ी है, उस पर एक्शन लेगी और उनके नैरेटिव को बंद करेगी। ये हमारा एकमेव कार्य है। ओके। सो इसे मॉनिटर कौन करता है, मतलब जो हु इज द मेन हेड ऑफ दिस, मतलब जो एकदम मिनिस्ट्री लेवल में, या मतलब कौन देखता है इस चीज़ को? फिर बोलूंगा, आप पूछ रहे कौन मॉनिटर करता है, एक ही इंसान मॉनिटर कर रहा है। अच्छा। श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ओके, डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। दैट इज योर मोटिवेशन, सबका मोटिवेशन है वो। क्योंकि पिछले बार भी जो हमारी गेस्ट आई थी, वो भी यही कह रही थी कि वी नीड अ गुड विजनरी लीडर, और उनके पास विजन है और उसी विजन से सब जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं एक चीज़ पे आता हूँ, अभी महाराष्ट्र पे आते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में आज कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडेड है, बिकॉज बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सब लोग एक साथ आ गए। तब वोट किसको डालना है, मतलब
ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए अनहेल्दी नहीं है कि सब लोग एक साथ रह गए तो फिर मतलब देयर विल बी नो ऑपोजिशन, सो प्रॉब्लमैटिक नहीं है ये? आपने सुना होगा इन लव एंड और एवरीथिंग इज पॉसिबल, हाँ, पॉलिटिक्स में भी एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने सारी पार्टियों का नाम लेने से पहले सबसे पहले कौन सी पार्टी के नाम ली? बीजेपी। यस राइट। और आपने फिर पूछा कि किसको वोट देना है। सब कुछ ठीक है, सब लोग एक साथ है, आ गए हैं एक साथ, लेकिन पार्टी तो एक ही है, बीजेपी। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है। बट फिर भी जब सीट्स का जो शेयरिंग्स होते हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कम ज़्यादा सबको मनाना, सो क्यों करना है आप यही तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। पर आप जैसे बोलते हो बीजेपी सब है, सो क्यों आपको भी किसी की ज़रूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? आज आज आप बता दो, भारत देश में इतने आउटरीच हो रहे हैं। जब राम मंदिर नहीं बना था तो राम मंदिर पे सवाल उठाया जा रहा था, 370 पे आर्टिकल जब नहीं आ गया तो उस पर सवाल उठाया जा रहा था, सब बोल रहे थे जुमले जुमले थे। किसने किया ये सब? किसके कार्यकाल में हुआ है ये सब? मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो मैं बोलता हूँ, इतना सब देखने के बाद अगर फिर भी जनता सोचे कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए ना, मैं उनसे और कुछ ज्यादा किसको नहीं समझता। जो मोदी जी के साथ है वो लोग तो मोदी जी के कोई वोट देंगे, मोदी जी के साथ पूरी जनता है, पूरा देश। बट मैं वही कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टीज जब ज्वाइन होती है, अभी आफ्टर विनिंग इलेक्शन सब दूसरे पार्टी का जो जो मेंबर है वो जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाएगा, तो वो तो आप लोगों के लिए गलत है, राइट? इन लव एंड और एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरे एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। जो आपके साथ चलता है। 2019 में हुआ, हाँ। उद्धव ठाकरे जी ने आप किया था कि एक साथ लड़ने के बाद वो दूसरे पार्टी का चले गए। आप बीजेपी देख रहे हैं, मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। आप Okay. उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, ओके, किसके सुपुत्र हैं वो? बाला साहब ठाकरे जी। माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी, इनको क्या कहा जाता था? हिंदू हिंदू हृदय सम्राट। हम्म, बराबर। बराबर। और उनका क्या एक डायलॉग था, जिस दिन हमारा एक भी कार्यकर्ता या फिर हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाएगी, उस दिन उसको क्या कहा जाएगा? मैं यूज नहीं करना चाहूंगा वर्ड, आप जानते हैं सब। और उनके क्या सुपुत्र क्या कर रहे हैं? ना तो अपने बाप के नक्शो कदम पे चल रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। तब वो इंसान इतना अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, तो हम तो अपोजिट डायरेक्शन में जा भी नहीं रहे, हम सीधा सीधा जो डेमोक्रेटिक चीजें हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। ओके, मैं नहीं सोचता कि पॉलिटिक्स में कुछ गलत है। अगर हमारे बीजेपी एक ऐसी संगठना है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर सारी चीजें सिस्टमेटिक चलती है, हाँ, और उन्हीं लोग को लिया जाता है, उनसे पहले सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस सारी चीज पूछ ली जाती है, और तभी एंट्री होती है। ऐसे कोई भी एंट्री नहीं मार सकता। ओके, सारे पाप पीछे छोड़कर तब इंसान आता है यहाँ पर। अच्छा, ओके। और वो भी देख रहे हैं, फ्यूचर इंसान देखता है ना। आपने भी देखा होगा, जनता देखती तभी आप बीजेपी को वोट करते हैं। सबको पता है भारत का फ्यूचर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर वो नहीं तो कोई नहीं। ओके, सिंपल है, शॉर्ट। राइट। सो अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में गठबंधन है हुआ है, वैसे इंडिया लेवल पे भी ऑपोजिशन का एक गठबंधन है, इंडिया अलायंस। हाँ, सो वो कहाँ स्टैंड करता है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो स्टैंड करता है। आप सच में सोच रहे हो स्टैंड करता है? नीतीश कुमार थे, कहाँ है इस समय? वो जा चुके हैं, यस। अखिलेश यादव, 3 जन बचे। हम्म, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कौन? तेजस्वी जी। क्या कर लेंगे ये लोग? और इंडिया अलायंस का 14 का अलायंस है, इस समय 14 लोग किधर है? एक साथ हैं क्या? नहीं, अलायंस मतलब क्या होता है? साथ रहना। साथ रहना। जब उनका ही साथ नहीं है, वो देश का क्या साथ देंगे? और क्या देखकर वोट देगी जनता उनको? करने के लिए भी कुछ रहना चाहिए। कॉमेडी करने से वोट नहीं मिलता, बराबर, सही है। काम करने से वोट मिलता है। और काम कहाँ हो रहा है? जनता जान रही, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता सब जानती है किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। और इंडिया अलायंस आई नहीं, ये तो जैसे उनका डायलॉग है, 370 जुमला था, राम मंदिर जुमला था, वैसे इंडिया अलायंस जुमला है। हमने तो कर दिखा, तुम करके दिखा दो। आपके जो आंसर्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एकदम रेडी हो, मतलब बीजेपी वाले एकदम रेडी है इस बार। नॉट बीजेपी वाले, आप फिर से बोल रहे हो बीजेपी वाले। मैं पहले एक कार्यकर्ता हूँ, ओके, पहले एक आम जनता हूँ, ओके, फिर मैं एक बीजेपी वाला। भारतीय जनता का फुल फॉर्म शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। भारतीय जनता का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय पहले है, जनता बाद में है, फिर पार्टी है। पार्टी हमेशा लास्ट में रहती है। पहले हम देश का सोचते हैं, ओके, फिर जनता का सोचते हैं, फिर हमारे खुद के बारे में सोचते हैं। अगर मैं खुद के बारे में सोचता तो आज यहाँ एक लीडर के तौर पे बैठा रहता है, या फिर एक
पता नहीं कार्य पोजीशन होल्डर के तौर पे यहाँ बैठा रहता मैं, लेकिन आम जनता के तौर पे यहाँ बैठा हूँ मैं आज। सो आपने बहुत सारे, अभी हम आते हैं आपके लॉ के इसमें, आपने बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में भी अपने का अगेंस्ट उनके जो गलत हो रहा है मूवीज़ में, सीरीज़ में, उसके खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई। और हाल ही में आपका एक मीम जो आपने डाला, मीम मतलब एक वीडियो डाला था, उससे भी वो भी वायरल हुआ है, विक्रांत मैसी वाला। राइट। तो वो सब क्या, वो आप किस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया था वो देखिए, इस सिनेरियो में, उसके पहले की भी आप कुछ बता सकते हो? नो ऑफेंस, मेरा किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, ना तो मैं बिना मतलब किसी को उंगली करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, आप आउटरीच करोगे, एक्शन होगा। ओके। विक्रांत मैसी ने 2018 में एक ट्वीट किया था, वो भी मुझे पता नहीं था। अब क्या मेरा काम एक्शन लेना रहता है, तो सोशल मीडिया पे उस सेम पोस्ट पे मुझे बार बार टैग कर रहे थे लोग कि आशुतोष जी देखिए 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 देखिए। तो आप एक बार इग्नोर करेंगे, 2 बार इग्नोर करेंगे, 3 बार इग्नोर करेंगे। लेकिन जब मैं पोस्ट ध्यान से देखा तो उस पर बहुत आउटरेजियस कार्टून थे, जिसपे माँ सीता जी बोलती हैं कि अच्छा हुआ रावण जी ने मुझे किडनैप किया था, आपके भक्तों ने नहीं किया था। हाँ, राम जी के भक्तों ने। राम जी के भक्त, नॉट डैड भक्त, भक्त एज इन, समझ गया। हाँ, यस। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट आप बोल रहे हो। और वो भी कठुआ केस हुआ था, हाँ। उस संदर्भ में बोला गया था। ओके। तो विक्रांत मैसी एक सक्सेसफुल एक्टर है इस समय। हाँ, उसकी अभी एक मूवी बहुत सुनी, 12th फेल, हाँ, 12th बहुत फेमस हुआ। तो मेरा उस व्यक्ति से एक ही चीज बोलना था कि आप एक अच्छे एक्टर हो, या आप ये सिर्फ पॉलिटिकल चीजों में क्यों पढ़ रहे हो? सीधे सीधे उस ट्वीट को डिलीट करो, पब्लिक से माफी मांगो, मूव ऑन करो। लेकिन वो चीजें बढ़ती गई, कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, लोग मेरे ऊपर भी सवाल उठाने लगे। पब्लिक बहुत पागल है, वो नहीं सोचते आशुतोष दुबे कौन है, विक्रांत मैसी कौन है। अगर विक्रांत मैसी गलत कर रहा है, आशुतोष दुबे ने एक पॉइंट पे उसका साथ दे दिया ना, आशुतोष दुबे उसका पार्ट का हिस्सा हो जाता है। हाँ, मुझे वो चैटिंग जहाँ पर विक्रांत मैसी ने मुझे पर्सनली मुझसे माफी मांगी, हाँ, वो उस चैटिंग के संदर्भ में मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया था वो भी डालना पड़ा, प्रूव करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ। और जो गलत है वहाँ एक्शन होगा। और उसने माफी मांगी, वो ट्वीट भी डिलीट किया, ओके। और सब कुछ सॉर्टेड हो गया। सो और कोई आपके ऐसे OTT प्लेटफॉर्म से आपने? तांडव वेब सीरीज था। ओके। तांडव वेब सीरीज में कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे महादेव जी को लेकर। तो बट मुझे एक चीज़ बतानी है कि ये जो मूवीज़ और ये सीरीज़ का, ये पहले कॉपीराइट सब चेक्स होते हैं, मतलब मिनिस्ट्री है प्रॉपर, वो सब चेक्स होने के बाद ही वो जब रिलीज पे आती है। तो जब मिनिस्ट्री लेवल पे सब चेक्स करते हैं, सब प्रूफ रीडिंग कुछ भी हो, मूवीज़ का सीन्स हो गया, सब चीज़ हो गया, क्योंकि हाल ही में मैंने बहुत सुना है कि बहुत सारे क्लिप्स भी कट किए जाते हैं। किए जाते हैं, यस। बट वहाँ मिनिस्ट्री लेवल पे सब बराबर होने के बाद जब आता है, बट देन फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? क्यों मिनिस्ट्री लेवल पे वो पहले ही कट नहीं होती? देखिए, ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, ये अभी अंदर की चीजें मैं नहीं बता सकता, ना तो उस बारे में मैं कुछ जानता हूँ, ना तो उसका कोई मुझे आइडिया है। चीज ऐसी रहती है कि मिनिस्टर्स के पास सिर्फ एक छोटा सा चीज जाता है कि हम ऐसी मूवीज बना रहे हैं, इसमें ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, हमें सिर्फ अप्रूवल चाहिए। वो एक प्रोमो, एक सीन रहती है, बस वो दिखाकर वो अप्रूवल देते हैं। ओके। उसके बाद एक एक चीज सेंसर्स में कट होते हैं। हाँ, मैं वहाँ से सेंसर बोर्ड से एक एक चीज कट होती है। तो कुछ पर्टिकुलर चीज रह जाती है। आप हर पिक्चर में देखोगे तो आउटरेज नहीं रहता, किसी एक 100 में से एक मूवी सीरीज ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक आउटरेजियस थिंग रह जाती है। और ठेस किसको पहुंचती है? जो कट्टर हिंदू वाली होती है, ऑब्वियसली, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और एक बार सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, या तो सीन कट करो या तो एक्शन झेलो। ओके, सिंपल। सो आपके पूरे कॉन्वर्सेशन से ये तो पता लग जाता है कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व सनातनी। सो आपके लिए हिंदुत्व क्या है? आप किस तरह से यूथ है जो अभी जैसे आपने कहा 2014 में आप किस तरह से मोटिवेट हुए थे, वैसे आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करोगे कि बताओगे कि रियल हिंदुत्व क्या है, रियल सनातन क्या है? जो लोग गलत बोल रहे हैं उनको वो दैट इज रॉन्ग, बट सही क्या है ये लोगों को बताइए। आप पहले पूछे कि आपके लिए हिंदुत्व क्या है। पहले की लहर ऐसी थी कि हमारे मंदिरों को भी ऊपर तुम बनाकर मस्जिद बना दिया जाता था। अब सिनारियो कुछ अलग है। अब सिनारियो ऐसा है कि जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी खुदेगा।
सिंपल सी बात है, ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, आप बोलते हैं यूथ को कैसे मोटिवेट करोगे। एज अ लॉयर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ वकीलों को ही नहीं, हर एक नॉर्मल सिटीजन को भी आगे आना चाहिए। जहाँ आउटरीच हो रहा है, अगर आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते, जो एक्शन ले रहा है आप उसके आवाज़ को आगे बढ़ाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो उसको कुछ गलत मत बोलो, शांत बैठो। और अगर एक वकील को छोटे मतलब जूनियर लॉयर को अगर कुछ सजेशन देना तो ये बोलूँगा प्रो बोनो केसेस लेना चालू करो। हिंदुत्व के लिए देश के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ना चालू करो। ओके। और इससे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ओके। ताकि लोग जो इस समय खाली बैठकर सिर्फ मोबाइल पे आउटरीच कर रहे हैं, इससे सिर्फ नफरत बढ़ेगी। नफरत एक तरफा नहीं बढ़ती, दो तरफा होता है, हमेशा दो तरफा होता है। और जब नफरत बढ़ता है तो चीजें गलत होती है, उसका फर्क सीधा सीधा हमारे देश में पड़ता है। देश में पड़ता है। और देश का नाम खराब होगा तो सीधा सीधा बात है हमारा नाम खराब होगा। उस चीज को खत्म करने के लिए आगे आओ और प्रो बोनो केसेस उठाओ और हमेशा अपने देश और धर्म के लिए लड़ो। सो जो राम मंदिर बना है 500 साल बाद बना है, आपकी क्या भावना है उस बारे में? आपका क्या माइंडसेट है, थॉट है उसके बारे में? देखिए, राम मंदिर 500 साल बाद बना, ये बात भी बहुत बड़ा आपके क्वेश्चन में ही बहुत वजन है। 500 साल बाद बना, किसके कार्यकाल में बना? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बना। बार बार ध्रुव राठी ने भी बहुत सारे बार सवाल उठाया था। उसके वीडियोस आप समझ लो, उसके 100 वीडियोस होंगे ना, उसके 50 to 60% वीडियोस में सिर्फ एक ही सवाल है, राम मंदिर कब बनेगा, तारीख कब बताओगे, तारीख कब बताओगे। राम मंदिर भी बन गया, तारीख भी बता दिया। और ये जो भावना है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जो माहौल रहा है, सिर्फ राम मंदिर में नहीं पूरे देश में। एक दिवाली तो लोग मनाते थे, अब दूसरी दिवाली भी मनाएंगे। बहुत इमोशनल मोमेंट है। और अभी तक तो जा नहीं पाया हूँ, लेकिन बोलते ना एक सपना, लोगों का ड्रीम रहता है मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे। अब लोगों का ड्रीम क्या रहेगा? अयोध्या जाएंगे। अयोध्या एक धार्मिक रूप से लोगों के दिल को छू गया है। बिल्कुल। बट अगर आप देखोगे कि उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी या योगी जी का जो प्लान है, वो पूरी यूपी बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, एंड अयोध्या बदल चुका है। इट इज गोइंग टू बिकम एन इकोनॉमिक हब राइट नाउ। राइट। फिर वहाँ पे इतने लोगों को जॉब्स मिलने वाली है, इतना कुछ पढ़ने वाला है वहाँ पे। इट इज़ अ गेम चेंजर। तो मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जी के वहाँ पे आ चुके हैं, तो अयोध्या तो बदल गई है अभी। फिर भी लोग अभी, जैसे आपने कहा, क्या कहा आपने? खुद कहा, आप खुद क्वेश्चन पूछने के बाद जवाब आपने एक दिया है मुझे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। हाँ। और उनकी नैरेटिव एक ही चीज़ पे अटकी हुई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है कि उन्हें उनका विजन क्या है, उनका कौन से मुद्दों को पकड़ना है। बिकॉज जैसे ये चीज़ मैंने भी फेस की है मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि जब भी ऐसे चीज़ों पे कुछ धार्मिक चीज़ों पे वीडियो बनाओ तो उनका रिटेलिएशन आता है कि आप हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाते, आप स्कूल्स क्यों नहीं बनाते, आप सिर्फ मंदिर क्यों बनाते। मेरा ऐसा मानना है मंदिर के साथ वो चीज़ें भी बननी चाहिए। बन रहा है। क्यों मंदिर सिर्फ पहले एम्स कितने थे, आज एम्स कितने हैं? सवाल का जवाब हर चीज़ का है, लेकिन उनको ढूंढना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। और मैं तो मानता हूँ राहुल गांधी जी जो है, जो कांग्रेस पार्टी है, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, वो हमारे स्टार प्रचारक है। वो अपना कैंपिंग कर ही नहीं रहे। अच्छा, राहुल गांधी स्टार प्रचारक। अरे देखो आप खुद देखोगे, जो चीज़ जो मुद्दा नहीं रहता उसको भी मुद्दा बनाने के लिए जानबूझकर जो उंगली करते हैं राहुल गांधी जी, वो खुद बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कि मैंने हाल ही में एक इंसिडेंस आपको मैं बताता हूँ कि वेरी रिसेंट चीज़ है वो, कि लालू यादव जी ने कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है, मोदी जी हिंदू नहीं है। उस चीज़ को किस तरह से आपने मोदी जी या आपके जो टीम है पूरी, उसको पूरा 360 में आपने घुमा दिया है और पूरा देश ही उनका परिवार। वही बोलने जा रहा था, आपने देखा नहीं उसके बाद? आज अगर आप ट्विटर खोलेंगे, जो मोदी जी को मानता है, आज उस हर व्यक्ति ने अपने नाम के आगे इन ब्रैकेट इंग्लिश में मोदी फैमिली, हिंदी में मोदी का परिवार, इंस्टाग्राम पे जो मोदी को अपना परिवार मानता है, बायो में मोदी का परिवार। तो मोदी जी का परिवार पूरा देश है।
और उसका जवाब लालू जी को मिला है। सो आशुतोष जी, मैंने आपका एक फोटो देखा है जहां आप स्मृति ईरानी जी से मिले हो। तो वो क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या अनुभव था वो? देखिए, मतलब स्मृति ईरानी जी से इंटरेक्शन मेरा अक्सर ट्विटर पे ही हुआ है। ओके। ट्विटर पे वो मुझे फॉलो करते थे। मैंने जस्ट उनको डीएम किया हाँ। देखने के लिए कि उनका रिप्लाई आता है कि नहीं, ओके। और उनका रिप्लाई आया। फिर लोगों का ऐसा मानना होता था कि जैसे मिनिस्टर इतनी बड़ी, हाँ, तो दूसरे लोग तो हो सकता है उनका पीआर हैंडल करता हो। हाँ। फिर मुझे ये भी पता चला कि वो खुद का ट्विटर खुद यूज़ करती हैं, ओके। उनका पीआर नहीं यूज़ करता। तो अचानक एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि एक मीटिंग होने वाला है दिल्ली में, वहाँ पर स्मृति ईरानी जी के साथ एक बैठक होगा, हाँ। वहाँ पर आप आना चाहोगे क्या? ओके। और ऐसा अपॉर्चुनिटी कौन मिस करेगा? ओके। मैं बोल दिया हाँ बिल्कुल आऊँगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो बताऊँगा, स्मृति ईरानी जी हमारे डहाणू की हैं। धानु की, अच्छा। हाँ, और रहती डहाणू में है। तो बैठक में उन्होंने जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने डायलॉग बोलते बोलते फ्लो में बोला कि देखो मुझे यहाँ सोच समझ कर बात करनी पड़ रही है, यहाँ मेरे ससुराल वाले भी हैं, तो मैं खुलकर नहीं बोलूँगी। तो स्मृति ईरानी जी एक ऐसी मिनिस्टर है जो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। ओके। कुछ होते हैं ना कि इसको क्या रिप्लाई देना, उसको क्या रिप्लाई देना, वो हर एक व्यक्ति से इंटरेक्शन करती है बिना किसी स्वार्थ के। वाओ। और उनका ये नेचर मुझे सबसे अच्छा लगा। ओके। तो बेसिकली शी इज अमेजिंग, परफेक्ट लेडी। ओके। और जिस तरह अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर अपोजिशन किसी को ज़्यादा ट्रोल या फिर ज़्यादा जिस पर ऑब्जेक्शन लेता है, शी इज़ द वन लेडी जिसको ज़्यादा ऑब्जेक्शन ले, जैसे सुप्रिया सेनेट हो गई, कांग्रेस हो गया, राहुल गांधी जिसको अमेठी से हराया गया था। थारा रह गया था वो, तो स्मृति ईरानी जी ने हिस्ट्री क्रिएट कर तो फिर अभी भी हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, वेट एंड वॉच। ओके। जस्ट अमेजिंग लेडी। सो एक और इंटरनल चीज आपको पूछता हूँ, वो जो बैठक हुई थी स्मृति ईरानी जी के साथ, वो किस चीज पे हुई थी? नहीं, इतना कुछ खास नहीं था, मैं बताता हूँ। बैठक नॉर्मली क्या था कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट होता है। ओके। हर स्टेट में होता है ओह वाओ। और हर जगह होता है। जैसे आपने क्रिएटर अवार्ड्स देखा, हाँ। वो भी एक वन काइंड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स मीट था। मीट था, यस ऑफ। तो वो भी एक ऐसा मीट था कि सबसे इंटरेक्शन करना। वहाँ कुछ भी स्ट्रेटेजी वाली बातें नहीं की गई थी। वहाँ पर सिर्फ हर एक व्यक्ति से पर्सनल इंटरेक्शन किया गया था कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, क्या सोच रहे हो, क्या करना है। मतलब उसको एक प्रोत्साहन मिले इस व्यक्ति को कि एक मिनिस्टर मेरे से मेरे बारे में पूछ रहा है, इससे बड़ा एक व्यक्ति के लिए क्या बड़ी बात हो सकती है। वाह। तो सोशल मीडिया एक कंटेंट क्रिएशन ये आज बहुत फ्रंट फुट पे आ चुका है अवार्ड्स के बाद। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी का सोशल मीडिया का किस तरह से डिजिटल प्लान इस तरह कैसे है फॉर द कंट्री, मोदी जी के लिए जिताने के लिए डिजिटल प्लान क्या चल रहा है? देखो, हमारा काम, हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं होता। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जहाँ पर जो जितने भी कार्यकर्ता है भारत देश के, वो खुद अपनी निष्ठा से चीजें करते हैं, अपने कार्य दिखाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, लोग उस कार्य को देखते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और बीजेपी कमल पर बटन दबाते हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या कार्य करता है? नैरेटिव फैलाओ, उठो, नैरेटिव फैलाओ, सो जाओ। और उस नैरेटिव का काउंटर भी हम नहीं देते हैं, वो काउंटर भी खुद दे देते हैं। तो हमारा ऐसा कोई डिजिटल प्लान नहीं है। एक ही स्टार प्रचारक है, 52 साल का युवा जो है, वो हमारा मस्त स्टार प्रचारक है, वो सारा काम अकेले करता है। बाकी तो हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। एक युवा होके, मुझे यूथ होके ना, मेरे अंदर एक सवाल है बहुत ही आई थिंक, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पॉलिटिशियंस है उनके पीछे जो केसेस है या जो भी केसेस उन पे आ जाते हैं वो कोर्ट में जाता है, बट उसका कुछ परिणाम हमें दिखता नहीं है। सो कैसे जस्टिस को प्रोटेक्ट होगा, कि किस तरह से इन सारे नेताओं को पॉलिटिक्स से तो बाहर करना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स बनेगा या नहीं? बिकॉज वो आज भी उन पे केसेस चल रहे फिर भी वो पॉलिटिक्स में है। सो दिस इज नॉट अनहेल्दी फॉर द कंट्री, देश के लिए गलत। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। अभी आप एक पॉलिटिकल लीडर को पकड़ते हैं तो एक पब्लिक फिगर है, वो आपके नज़र में है कि उस व्यक्ति पे केस हुआ है, सॉल्व नहीं हो रहा है। आपने किसी एक आम जनता को कभी पकड़ा है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हो? इन नॉर्मल वेज कभी पकड़ देखा होगा? हाँ, उनके चप्पल ही घिस जाती है कोर्ट जाते जाते। जाते जाते।
कोर्ट केसेस बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस है, आप उसको चाहेंगे भी तो इतने जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते। तो कोर्ट केसेस का डिफरेंट वे है, वो इस चीज़ में लेना देना ही नहीं है, वो लंबा चलता है, प्रोसेस ही अलग है, और जो गलत है उसको सज़ा होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमारे ही पार्टी का क्यों ना हो। क्योंकि अभी ये तो चलो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोला, मैं खुद राम मंदिर का भी इशू ले लूँ, तो जो लॉयर है उनके के प्रसारण, उन्हें कितने साल तक लड़ना पड़ा, मतलब 15-20 साल जो उस आंदोलन में थे, उनमें से आधे लोग तो चले गए, बिल्कुल, they are बिल्कुल, not there। ट्रांसफेरेंस। हाँ, उनसे आधे लोग चले गए, तो ये जस्टिस को जल्दी और फास्ट नहीं होना चाहिए और उस पर काम नहीं होना चाहिए? उसके लिए अगर आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई में आईपीसी, सीआरपीसी, इसके अलग-अलग नए कितना क्रिमिनल लॉ सब चेंज हो गए। हाँ, न्याय संहिता, ये सारी चीज़ें, नए-नए बुक्स आ रहे हैं। कानून बदलने वाला है, देश बदलने वाला है। अगर जनता सब्र रखेगी, सब अपने आप सिस्टमैटिकली सही हो। अंग्रेज का कानून जा रहा है धीरे-धीरे, ओके, भारत देश का अपना कानून आ रहा है, राइट। हम स्वदेशी बन रहे हैं। सो वाओ, आप एज एन कार्यकर्ता, एज एन जनता, आप तो रेडी हो मोदी जी को बिल्कुल, 400 पार कराने के लिए, और आशा करते हैं सभी की यही विचार हो। और बहुत अच्छा लगा आपको आज बुला के। से एक लास्ट आपका एक क्वेश्चन होगा, हर एक एम्बिशियस लॉयर जो अभी लॉयर का पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उन्हें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, सबका अलग-अलग अपना अलग पर्सपेक्टिव रहता है काम करने का, लेकिन अगर मैं सोचूं तो लोग क्या करते हैं अक्सर कि आगे बढ़ने का डेयरिंग नहीं करते। मतलब वो क्या सोचते हैं कि सिर्फ केसेस उठाओ, लड़ो, फीस लो, घर पे बैठ जाओ। ओके। बेसिक लॉयर यही करेगा, अपना केस जो भी आएगा जनता से वो केस लेगा, लड़ेगा, फीस लेगा, बैठ जाएगा और केस लड़ते रहेगा। लेकिन उनको एक्टिविज्म नहीं करना है, ओके, सोशल सर्विस नहीं करना है। मेरा ऐसा कहना है, अगर आप सोशल सर्विस करेंगे एज अ लॉयर, एक्टिविज्म करेंगे, तो इससे एक आम जनता का भी भला होगा, आपका नाम भी होगा, और इससे एक अलग लोगों में सो इन शॉर्ट यू वांट टू से कि लॉयर एक बिजनेस नहीं है, एक लोगों को जस्टिस प्रिवेल करने की चीज़ है। बिल्कुल, तो रास्तों पे आपको उतरना होगा, गलत हुआ है तो लोगों के लिए लड़ना होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज योर जॉब। वो आपका जॉब ये नहीं कि सिर्फ जिसके पास कोई बड़ा आदमी है उसका केस ले लो तो उससे पैसे ईटते रहो। नहीं, अगर नोटिस करेंगे ना, बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि वो जो न्यायालय है उसको दूसरा मंदिर माना जाता है। डेफिनेटली स्तंभ है वो, और मंदिर का काम क्या रहता है? हर इंसान को सेम नजरों से देखना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इसी में पूरा उत्तर छुपा हुआ है। डेफिनेटली राइट। हर एक को एक नजर से देखोगे तो सबका भला होगा। सो लॉयर का काम ही है एक जगह बैठ के काम नहीं करना, आपको लोगों के लिए काम करना। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इज मोटिवेशन हर एक लॉयर के लिए। बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट था, बहुत ही इंटेंस था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला जो शायद मेरे ऑडियंस को पता नहीं होगी। पालघर केस हो गया, बहुत सारे केसेस सबके हमने सब बात किए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आशुतोष, जय श्री राम। जय श्री राम।